अपने सपनों को सच करने की दिशा में हर साल परीक्षा में बैठते हैं लाखों करोड़ों विद्यार्थी। क्या विद्यालय और क्या विश्वविद्यालय, सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को होकर गुजरना पड़ता है अनेक प्रकार की परीक्षाओं से। कुछ विद्यार्थी दिन के उजाले में पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों में, जबकि कुछ विद्यार्थी पढ़ते हैं रात के अंधेरों में मोमबत्ती के उजाले में। सभी विद्यार्थियों का उद्देश्य होता है परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अच्छे अंक हासिल करना। जिन विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलती है वो सपनों को सच करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित किए जाते हैं वो अपने टूटे हुए सपनों को फिर से साकार करने के लिए एक बार उन्हें दोबारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि भारत में किस तरह परीक्षाओं का आरंभ हुआ? आखिर क्या इतिहास है भारत में परीक्षाओं की शुरुआत का? तो जानने के लिए देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत में परीक्षाओं की शुरुआत के बारे में। भारत में परीक्षा की शुरुआत का सिलसिला जुड़ा है औपनिवेशिक काल से। ऐसा माना जाता है कि सन 1853 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक बिल प्रस्तुत किया गया था जिसे चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है। और इस बिल के अंतर्गत भारत में शिक्षा को लेकर अनेक तरह के सुधारों की बात की गई थी। चार्ल्स वुड का जो अधिनियम सन 1853 ईस्वी में पास किया गया उसके अनुसार यह तय किया गया कि हिंदुस्तान के विभिन्न स्थानों पर अब सरकार की ओर से विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन विद्यालयों का अपना एक पाठ्यक्रम होगा और हर वर्ष उस पाठ्यक्रम के अध्ययन के आधार पर विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। जो विद्यार्थी सीखे हुए प्रकरण के आधार पर पूछी गई परीक्षा को पास कर जाएंगे वे अगली कक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे, जबकि जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रह जाएंगे वे उसी कक्षा में उसी विषय को दोबारा से पढ़ेंगे। इस प्रकार सन 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत भारत में विद्यालयों की स्थापना को और उनमें आयोजित होने वाली परीक्षाओं को अनिवार्य बना दिया गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों पर और विद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया और जो विद्यालय इस चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत स्थापित किए जाते थे उन्हें पूरी तरीके से सरकार द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता था। और जो विद्यालय इन दिशा निर्देशों का पालन करते थे उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान देने की व्यवस्था की गई, जबकि जो विद्यालय इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते थे सरकार की तरफ से उनको बंद करने का आदेश पारित कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच पारित होने से पूर्व भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या था? तो इसकी एक झलक हमें मिलती है विलियम एडम की उन रिपोर्ट्स के अंतर्गत जो सन 1830 के दशक में बंगाल प्रेसिडेंसी में शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन के लिए तैयार की गई थी। विलियम एडम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक अधिकारी थे और उन्हें कार्य सौंपा गया था सन 1830 के दशक में बंगाल प्रेसिडेंसी में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का खाका तैयार करने के बारे में। विलियम एडम ने सन 1830 के दशक में भारत के बंगाल प्रांत में प्रचलित देसी शिक्षा प्रणाली के ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और यही रिपोर्ट सन 1830 के दशक में शिक्षा के स्वरूप को लेकर हमारे अध्ययन का सबसे बड़ा आधार है। विलियम एडम की रिपोर्ट हमें बताती है कि सन 1830 के दशक में भारत के बंगाल प्रांत में लगभग 1 लाख देशी पाठशालाएं थीं और ये सभी देशी पाठशालाएं एक गुरु के अधीन हुआ करती थी। इन पाठशालाओं पर गुरुओं का पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित था। क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है और कब पढ़ाया जाना है, ये तमाम निर्णय गुरु द्वारा ही लिए जाते थे। इन
देशी पाठशालाओं में किसी प्रकार की पुस्तक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह से मौखिक था। गुरु ही अपने ज्ञान के आधार पर यह तय करते थे कि विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाना है, और विद्यार्थी ने उस प्रकरण को सीख लिया है या नहीं, इसका अंदाज़ा भी स्वयं गुरु द्वारा लगाया जाता था। इस बात की जांच करने के लिए कि क्या विद्यार्थी ने प्रकरण को सीख लिया है या नहीं, तमाम निर्णय गुरु द्वारा लिए जाते थे। किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन इन देशी पाठशालाओं में नहीं किया जाता था। विलियम एडम की रिपोर्ट हमें बताती है कि इन देशी पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। 5, 6, 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 विद्यार्थी इन पाठशालाओं में शिक्षा अर्जित करते थे, और इन देशी पाठशालाओं में समय सारणी बेहद लचीली हुआ करती थी। ये पाठशालाएं उस समय आयोजित की जाती थी जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए उपलब्ध हो सकता था। बरसात के मौसम में फसल को काटने के समय में ये पाठशालाएं आयोजित नहीं की जाती थी, और इसमें सभी प्रकार की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठशालाओं को स्थान के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता था। ये पाठशालाएं कभी भी निरंतर एक ही स्थान पर आयोजित नहीं की जाती थी, बल्कि कभी ये नदी के किनारे, कभी गुरु के आश्रम में, कभी किसी धनाढ़ व्यक्ति के घर में, तो कभी पेड़ की छाया के अधीन इन पाठशालाओं को आयोजित किया जाता था। इस प्रकार विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार सन 1830 के दशक में भारत में जो देशी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी वह बेहद लचीली थी और पूरी तरह से गुरु की शिक्षा के और गुरु की इच्छा पर आश्रित थी। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा, ये तमाम निर्णय गुरु द्वारा ही लिए जाते थे। किसी भी प्रकार की लिखित शिक्षा और किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन इस देशी शिक्षा प्रणाली में नदारद था। लेकिन सन 1854 ईस्वी में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच पारित हुआ, उसके अंतर्गत शिक्षा के स्वरूप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया। जो भी संस्थान, जो भी व्यक्ति गुरु एवं पाठशाला के रूप में कार्य करते थे, उनके लिए यह अनिवार्य बना दिया गया कि वे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। कोई भी शिक्षक अब तभी शिक्षक कहला सकता था जब वो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम को पढ़ाएगा, और इसको पढ़ाने के लिए उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। कोई भी विद्यालय तब विद्यालय माना जाएगा जब वो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों को मानेगा। और इस नई शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना होता था, और अपने अध्ययन के उपरांत उन्हें इन परीक्षाओं के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता था। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर जाते थे वो अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिए जाते थे, जबकि जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रह जाते थे उन्हें उसी कक्षा में रहकर उसी पाठ्य पुस्तक का दोबारा से अध्ययन करना पड़ता था। विलियम एडम की रिपोर्ट के अंतर्गत जिन देशी पाठशालाओं का वर्णन किया गया था और चार्ल्स वुड के प्रारूप के बाद जो विद्यालय भारत में स्थापित किए गए, उनमें शिक्षा पद्धति को लेकर बहुत अधिक अंतर थे। चार्ल्स वुड के दिशा निर्देशों के आधार पर भारत में जिन विद्यालयों को स्थापित किया गया उनमें विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता था, लेकिन इन परीक्षाओं में मुख्य दारोमदार विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण करने पर आधारित होता था, और इसके पीछे छिपी हुई थी औपनिवेशिक मानसिकता। ऐसा माना जाता है कि अपने विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय कार्यों को करने के लिए ब्रिटिश सरकार को हमेशा से पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती थी, और इन पढ़े लिखे लोगों को वो या तो उन स्थानों से प्राप्त कर सकते थे जहां उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, या वे यूरोप के उन देशों से उन लोगों को मंगा सकते थे जहां से वो स्वयं आए थे। लेकिन यूरोप से ऐसे लोगों को मंगाना उनके लिए घाटे का सौदा था, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर अच्छा वेतन और अच्छे रहन सहन की सुविधाओं की मांग करते थे, जबकि भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में यदि वे लोगों को इस कार्यों के लिए उपयोग करते थे तो उन्हें न केवल कम वेतन देना पड़ता था, बल्कि उनकी जीवन रक्षक
और जीवन सुविधाओं के बारे में भी उनको कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता था। इसीलिए हम देखते हैं कि चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंतर्गत भारत में जो विद्यालय स्थापित किए गए उनमें एक निश्चित सीमा रेखा तक पहुंचने से पूर्व ही विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता था और इसके पीछे छिपा हुआ था उनका वह मकसद कि अनुत्तीर्ण होने के बाद वे छोटे क्लरिकल काम के लिए ही भर्ती किए जा सकेंगे, बड़े प्रशासकीय कार्यों के लिए नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में परीक्षाओं का जो सिलसिला आरंभ हुआ उसका मुख्य दारोमदार भारतीय विद्यार्थियों को एक निश्चित सीमा तक ले जाकर वहां अनुत्तीर्ण घोषित कर देना था, ताकि वो शिक्षित तो हो सके लेकिन इतने अधिक शिक्षित ना हो जाए कि ब्रिटिश सरकार के अधीन अच्छे पदों पर अपनी नियुक्ति की मांग उठा सकें। इस तरह की मानसिकता हम केवल विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा को लेकर ही नहीं देखते, बल्कि IS जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिहाज से भी यह तथ्य सत्य था। तो इस प्रकार आरंभ हुआ भारत में परीक्षाओं का सिलसिला औपनिवेशिक काल में, जिसमें मुख्य दारोमदार हुआ करता था विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित करना। लेकिन आज समय बदल चुका है और लोग विभिन्न प्रकार के सपनों को सच करने के लिए शिक्षा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें अपने मस्तिष्क को उस रूप में ढालना पड़ता है जिस दिशा में वो जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सामना करना पड़ता है अलग अलग तरीके की परीक्षाओं का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की भारत में परीक्षाओं के इतिहास को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक छोटी सी वीडियो थी। यदि आप इस संबंध में एक विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें यस। बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने परीक्षाओं से संबंधित एक विस्तृत वीडियो प्रस्तुत की जाएगी। फिलहाल आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है, तो आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से आभार।